अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यूनिट्स में हमने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ लिया था। द नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट इज़ मोलैरिटी। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M. ठीक है, एंड व्हाट इज़ मोलैरिटी? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोलैरिटी? Molarity is expressed in mole per decimeter cube. Okay, now what is molarity? Molarity is number of moles of solute divided by volume of solution in decimeter cube. ठीक है, volume of solution in डेसीमीटर क्यूब। यानी सोल्यूट जो है उसको आपने मोल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और सोल्यूशन जो है उसका आपने वॉल्यूम लेना है और उसको किस चीज़ में एक्सप्रेस करना है? डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मोल्स किसकी इक्वल होता है। तो मोल्स जो हैं वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये हमने यहाँ पे मोल्स की जगह पुट कर लिया और ये इस तरफ हो जाएगा 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने यही जो ये इक्वेशन 1 है ना, इसमें हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट पुट कर दिया। तो ये देखें, इसका यूनिट आप देख रहे हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया और डेसीमीटर क्यूब, तो इसका जो यूनिट होगा मोलैरिटी का उसको हम कैपिटल M से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या हम इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये जो डेसीमीटर क्यूब है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अक्सर न्यूमेरिकल्स में आपको वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है, तो फिर आपने वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना होगा? डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो फिर 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो वो फिर 200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा ना। वो फिर मैं आपको अभी न्यूमेरिकल्स में बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखें, जैसे कल हमने सोल्यूशन बनाने के डिफरेंट तरीके सीखे थे, तो उसी तरह अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। लेट सपोज़ मैं आपसे कहती हूँ प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। मैं आपसे कहती हूँ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बनाएं, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, सोचिए इसके ऊपर। आपके पास मोलैरिटी 1 मोलर है। ठीक है, आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है। तो 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब है कि आप 1 मोल ग्लूकोज लेंगे। ठीक है, और उसको कितना उसका सोल्यूशन बनाएंगे, यानी कितने तक डाइल्यूट करेंगे वो फ्लास्क में? तो वो होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। ये देखिए, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो आपने 1 मोलर बनाना है, तो 1 मोलर बनाने का मतलब है ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो यानी आप 1 मोल ग्लूकोज लेकर 1 DM क्यूब तक उसको डाइल्यूट करके 1 मोलर बना लेंगे ना। ये 1 DM क्यूब का क्या मतलब है? ये वजह से मैंने कल बताया था कि आपके पास जो फ्लास्क होती हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, अब ये देखें, आप लोगों ने वो बड़ी वाली राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है। ठीक है, और ये राउंड बॉटम फ्लास्क जो है आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क होगी। इसमें आपके पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं। 10 cm क्यूब की भी होती है, 25 की भी होती है, 50 की होती है, 100 की होती है, 250, 500, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क लेनी है, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या डालना है? इसमें आपने डालना है 1 मोल ग्लूकोज डालना है। ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज डालकर थोड़ा सा अंदर वाटर डाल के इसको शेक करें। जब ग्लूकोज डिज़ोल्व हो जाए तो फिर फर्दर इसको यहाँ तक डाइल्यूट कर लें। तो ये अब आपके पास कौन सा सोल्यूशन बन गया? ये आपके पास बन गया 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या हम 1 मोल ग्लूकोज को वे कर सकते हैं बैलेंस के ऊपर? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बैलेंस के ऊपर तो हम ग्राम और किलोग्राम्स में, मिलीग्राम, उसमें जो है वो वेट ले सकते हैं। मोल जो है उसको तो मतलब 1 मोल ग्लूकोज को वे करना बैलेंस के ऊपर, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, देखें अब हम इसका मोलर मास पुट करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है 1 मोल ग्लूकोज किसकी इक्वल होता है। देखें ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 6 × 12, ठीक है, प्लस 12 हाइड्रोजन है इंटू 1 और 6 ऑक्सीजन हैं इंटू 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 ग्राम्स पर मोल। ये इसका मैंने मोलर मास निकाल लिया है। अब आप मोलर मास के ऊपर गौर करें ना, मोलर मास का क्या मतलब है, 180 ग्राम्स पर मोल का क्या मतलब है कि 1 मोल में इतने ग्राम्स। तो यानी 1 मोल ग्लूकोज कितने ग्राम की इक्वल है, 180 ग्राम्स ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 1 dm³ हो जाएगा। तो आप 1 मोल ग्लूकोज को वे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 मोल ग्लूकोज की जगह पर आप कितना ग्राम ग्लूकोज लेंगे, 180 ग्राम ग्लूकोज ले लेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा वाटर डाल के उसको डिज़ोल्व करेंगे और वाटर डाल के इसको यहाँ तक डाइल्यूट कर लेंगे। तो ये अब आपके पास कितना सोल्यूशन बन गया है, 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन बन गया है, ठीक है। अच्छा इसी तरह मोलैरिटी के बाद हम जो कंसंट्रेशन यूनिट एक और यूज़ करते हैं, ठीक है, वो है मोलैरिटी ही की तरह का एक और है, वो है मोलैलिटी। उसमें R आता है और इसमें L आता है, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी जो है इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल m, और ये किसके इक्वल होता है, ये उसी तरह से मोल, वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, और इसमें आपके पास क्या होता है, मोल पर किलोग्राम होता है, ठीक है, मोल पर किलोग्राम। अब मोलैलिटी को हम कैसे लिखते हैं, उसी तरह से स्मॉल m मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या लेंगे, सॉल्यूट के मोल्स लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन नीचे जो है वहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब ले रहे हैं, इधर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं लेते हैं, बल्कि यहाँ पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। और वो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में एक्सप्रेस करते हैं, किलोग्राम में। तो नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी नीचे हमने किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेना है। तो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट हमने लेना है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब उसी तरह से देखिए, अगर हम इसको फिर एलेबोरेटेड फॉर्म में लिखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने ऊपर पढ़ा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और ये इस तरफ वाली टर्म जो है ये हो जाएगी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या 1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसमें अब किलोग्राम किसके इक्वल होता है, आप लोगों ने पढ़ा है 1 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो न्यूमेरिकल्स में अक्सर आपको मास ग्राम में दिया होता है, तो आपने ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा, ठीक है। चलें, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बनाएं। तो 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आप कैसे बनाएंगे, इसका क्या मतलब होगा, देखिए उसी तरह से 1 मोलर आपने बनाना है। तो 1 मोलर बनाने का मतलब है कि आप कितना सॉल्यूट लेंगे, 1 मोल ग्लूकोज लेंगे, और कितना सॉल्वेंट लेंगे, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेंगे ना। अब सॉल्वेंट में अगर वाटर है या जो भी आपसे कहा जाता है, मतलब अब मैं आपसे कहती हूँ ना 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर प्रिपेयर करें, ठीक है। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट का मतलब है कि आप 1 किलोग्राम वाटर लेंगे। तो ये देखें ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होगा। अब अगेन देखें, जैसे मैंने ऊपर कहा है कि क्या हम 1 मोल ग्लूकोज को वे कर सकते हैं, लाइक मैं एक बीकर लेती हूँ और उस बीकर में मैं 1 मोल ग्लूकोज डालकर उसमें 1 किलोग्राम वाटर डाल लेती हूँ। तो क्या मैं 1 मोल ग्लूकोज को बैलेंस के ऊपर वे कर सकती हूँ, 1 किलोग्राम वाटर तो मैं बैलेंस के ऊपर वे कर सकती हूँ, लेकिन 1 मोल ग्लूकोज तो मैं नहीं वे कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगी, 1 मोल ग्लूकोज का मतलब है कि मैं कितना ग्लूकोज लूँगी, 180 ग्राम्स ग्लूकोज लूँगी, ठीक है। और 180 ग्राम ग्लूकोज अलग से वे करके, इसी तरह 1 किलोग्राम वाटर अलग से वे करके इनको आपस में डिज़ोल्व करके ये सोल्यूशन बना लूँगी। तो इस सोल्यूशन को कौन सा सोल्यूशन कहेंगे, दिस इज़ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये है मोलैलिटी।
अच्छा, फिर आप लोगों की बुक में इन्होंने एक टर्म लिखा है कि मोलैलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैरिटी इज़ डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ साथ मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन चेंज होता है, लेकिन मोलैलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है? क्योंकि इसमें हम नीचे जो सॉल्वेंट लेते हैं ना, तो ये सॉल्वेंट का हम मास ले रहे हैं, ठीक है, और मास जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं होता है, तो इसलिए मोलैलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं, जैसे आप एग्जांपल 10.1 पेज नंबर 307 पे देख सकते हैं। ये है आपके पास, इसमें आप देख सकते हैं एग्जांपल 10.1, ठीक है। इसमें देखें तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आर डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। तो यानी आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है कितना, 4.5 ग्राम्स, ठीक है। और वाटर जो है मास उसका आपको कितना दिया हुआ है, वाटर का भी आपको मास दिया हुआ है ना, 100 ग्राम दिया हुआ है। तो आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आपको ऑलरेडी गिवन है 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब देखिए हमने मोलैलिटी फाइंड करना है, तो मोलैलिटी को हम कौन से तरीके से फाइंड करेंगे, ये वाला, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा है मोलैलिटी, ये है मोलैलिटी। आप इस फार्मूले से कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इससे। अच्छा, अब इस फार्मूले के थ्रू देखिए मोलैलिटी, हमें चाहिए मास ऑफ सोल्यूट, तो ऊपर देखिए मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है 4.5 ग्राम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, वो आपको नीचे देखें 180 ग्राम्स आप पुट कर लेंगे इनटू 1 बाई किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आपको चाहिए, लेकिन इधर आपको वाटर का क्या दिया हुआ है, ग्राम्स दिया हुआ है, तो आप ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैंने आपसे कहा है कि 1000 ग्राम्स जो हैं वो 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो फिर 100 ग्राम कितने किलोग्राम की इक्वल हो जाएगा, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये आपके पास 0.1 किलोग्राम वाटर आ जाएगा। तो 0.1 यहाँ पे पुट कर लें और बाकी इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लें, तो आपके पास मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन आता है 0.25, और इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर किलोग्राम, जो मैंने आपको बताया है कि मोलैलिटी को हम मोल पर किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.1, ठीक है। इसमें है अ सैम्पल हैज़ 3.50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन दैट कंटेन्स 90 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सोल्यूट का आपको मास दिया हुआ है और सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया है, तो आपने मोलैरिटी फाइंड करना है। ये तो सिंपल सा है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसमें अब आप देखिए मोलैरिटी आपने करना है ना, ठीक है। तो ये वो मोलैरिटी का फार्मूला है, और अब इसमें देखिए आपको मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 90 ग्राम्स, ये 90 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaCl है, तो NaCl का जो फार्मूला मास होता है वो 58.5 होता है, ठीक है, इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है 3.50, तो बस उसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लें, वो आपके पास मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.2। इसमें आपको दिया है व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 18.2 ग्राम्स HCl एंड 250 ग्राम वाटर। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से मास ऑफ सोल्यूट 18.2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, तो मोलर मास इसका 36.5 है इंटू 1 बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आपको ग्राम में दिया हुआ है, उसी तरह से आपने ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया है कि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो 250 ग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बाद एक और कंसंट्रेशन यूनिट है, ठीक है, और वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मैंने पहले भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मोल फ्रैक्शन।
अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन देखिए नेम से क्लियर हो रहा है कि मतलब कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस तो मोल्स में कर रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मींस कि जैसे वो 2/4, मतलब वो मैथ्स में आप लोगों ने जो फ्रैक्शंस पढ़ी हुई है ना, तो ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कॉम्पोनेंट इन द सोल्यूशन, that is equals to number of moles of that component divided by total number of moles of all the components in the solution, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि जो सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ना, मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है, वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की जो कंसंट्रेशन है प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, उसको हमने मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, हम यूँ लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन क्या है? बस दो ही हैं। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। या देखिए, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन टोटल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो यही चीज़ हुई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, तो सेकंड कंपोनेंट क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, divided by total number of moles of all the components present in the solution. तो this means number of moles of solute plus number of moles of solvent. और फिर total mole fraction किसके इक्वल होगा? तो total mole fraction फिर हो जाएगा mole fraction of solute plus mole fraction of solvent. और एक चीज़ आपने याद रखनी है, द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू यूनिटी। यानी ये एक्स का आंसर आपके पास हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा, यूनिटी होगा, ठीक है। देखिए, असल में ये आपके पास फ्रैक्शंस में है ना, ठीक है। तो वो फ्रैक्शंस को जब आप ऐड करेंगे ना, तो आपके पास टोटल जो है वो 1 की इक्वल आएगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सोल्यूशन बनाते हैं ना, ठीक है, और इस सोल्यूशन में आप क्या लेते हैं? सोल्यूट अल्कोहल ले रहे हैं, और अल्कोहल में आप क्या डाल रहे हैं? वाटर ले रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने 1 मोल अल्कोहल लिया है और आपने 3 मोल वाटर लिया है। इस सोल्यूशन में आपने 1 मोल अल्कोहल लिया है और 3 मोल वाटर लिया है। अब इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, उसको हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम यूँ लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन, का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने मोल्स हैं? 3, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप टोटल मोल फ्रैक्शन फाइंड करें, तो टोटल मोल फ्रैक्शन मैंने आपसे कहा है वो किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 1, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन है। तो अब देखिए ना, मोल, हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस मोल ही की फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में लिख रहे हैं? फ्रैक्शंस की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में क्यों आ गया है? क्योंकि हम एक कंपोनेंट के मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी हम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब वो हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं। एग्ज़ाम्पल 10.2 आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल 10.2, ठीक है। इसमें आपके पास पेज नंबर 308 पे आप देख सकते हैं, अ सोल्यूशन कंटेन 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल एंड 3 मोल वाटर। देखिए, मैंने अभी वो जो रफ एक्सप्लेनेशन दी है उसमें मैंने 1 मोल अल्कोहल और 3 मोल वाटर किया है ना।
इसमें 2 मोल अल्कोहल है, 3 मोल वाटर है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन का मतलब 2 + 3। और इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन 2 + 3, तो वो 3/5 आ जाएगा। तो 3/5 2/5। अब आप अगर टोटल मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो 3/5 + 2/5 करेंगे तो वो देखें 5/5 इज इक्वल्स टू यूनिटी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.3 में आप देख सकते हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 2.19 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये भी आप खुद कर सकते हैं कि आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं, तो मिथाइल अल्कोहल के लिए मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इसी तरह इथाइल अल्कोहल के लिए, और फिर आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन यूनिट है, ठीक है, वो हैं कुछ स्मॉलर यूनिट्स, और उनको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppb, पार्ट्स पर बिलियन, और ppt, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, दीज आर सम अदर कंसंट्रेशन यूनिट्स, और ये वाले कंसंट्रेशन यूनिट्स हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। ठीक है, यानी व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन, तो फिर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मोलैरिटी, मोलैलिटी और वो चीज़ें नहीं बल्कि ppm, ppb और ppt यूज़ करते हैं। जैसे देखिए ड्रिंकिंग वाटर है ना, तो एक लार्ज बड़ी सी टैंकी है पानी, पीने वाले पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की, और लेट सपोज उसमें वेरी स्मॉल अमाउंट की कोई इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो अब उस इम्प्यूरिटी की जो कंसंट्रेशन है प्रेजेंट इन दैट टैंक ऑफ वाटर, तो उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उस इम्प्यूरिटी की कंसंट्रेशन को अब हम ppm, ppb या ppt की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बहुत बड़ा है और इम्प्यूरिटी उसके अंदर बहुत स्मॉल है। ठीक है, अब देखिए ppm, ppb और ppt किसे कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन नाम से क्लियर हो रहा है, वेरी फ्यू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट। इसी तरह ppb का मतलब वेरी फ्यू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन, और इसी तरह ppt क्या होगा, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर ट्रिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन। ठीक है, सबको हम जो लिखने का तरीका है सबका वही की तरह है, थोड़ा थोड़ा इसमें जो है वो डिफरेंस है। ppm, ठीक है, ppm जो है वो होता है ppm, उसमें हम लिखते हैं मास या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। इसी तरह ppb बिलियन, तो उसमें सेम यही होगा लेकिन इंटू 10⁻9 हो जाएगा, और ppt पार्ट्स पर ट्रिलियन सेम यही चीज़ इंटू 10⁻12। तो ये इसमें डिफरेंस है, इसमें पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, पर बिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन एंड पर ट्रिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सोल्यूशन जो है उन दोनों को या आपने दोनों को मास की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और या दोनों को वॉल्यूम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें भी आप लोगों की बुक में डिफरेंट न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 10.3 की तरफ आप आ सकते हैं, पेज 308 पे। ये
एग्जाम्पल 10.3 देखें, सी वाटर कंटेन 5.65 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये कितना वो है, ये देखें 0.005 ग्राम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है और सोल्यूशन कितना है 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम्स है, और उस 1000 ग्राम में जस्ट 0.005 जो है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो अब कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आपने कैलकुलेट करनी है। तो किस में कैलकुलेट करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में भी कर सकते हैं, बिलियन में भी कर सकते हैं, ट्रिलियन में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें आपने उसी तरह से करना है ppm। तो ppm में करना है, तो ppm के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, वो 5.65 × 10⁻³ हो गया, और नीचे मास ऑफ सोल्यूशन लेंगे। लेकिन मास ऑफ सोल्यूशन आपको 1 किलोग्राम दिया है, तो जब ऊपर ग्राम है तो नीचे भी आप ग्राम्स में लिखेंगे, और पार्ट्स पर मिलियन में करना है तो इंटू 10⁻⁶ करेंगे, तो ये आपके पास ppm में इसकी कंसनट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल 10.4 में आप देख सकते हैं 2 डेसीमीटर क्यूब गैस सिलेंडर है और उसमें वेरियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस हैं। If 5 centimeter cube of hydrogen gas is present in the mixture, then calculate the concentration of hydrogen in parts per billion। तो ये सॉल्यूट है और वो जो है वो सॉल्वेंट या सोल्यूशन है, ठीक है। अब आप देखें सॉल्यूट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और पूरा जो सोल्यूशन का मास है, मतलब मिक्सचर पूरा जो है ना, तो वो डेसीमीटर क्यूब में है। तो आप डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तो 2 डेसीमीटर क्यूब 2000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब पार्ट्स पर बिलियन में करना है, तो ऊपर जो है वो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 2000, और पार्ट्स पर बिलियन में करना है तो 10⁹ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये होगी कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। अच्छा, चलें, ये आपके डिफरेंट जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि हम कंसंट्रेशन जो है उसको डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें हमने फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा, फिर परसेंटेज कंपोजिशन में हमने पढ़ा कि वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अलावा हम मोलैरिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैरिटी में भी कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी लिटिल इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन, तो फिर हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ अदर यूनिट्स यूज़ करते हैं, और वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है। चलें, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर देती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।